सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रकाश जांगिड़ आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी विकारी शब्दों में संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार और संज्ञा पद का पद परिचय जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पद के बारे में जानेंगे कि पद किसे कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। अर्थात जब सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में कर लिया जाता है तो वह पद कहलाता है। अर्थात साथियों, जो एक स्वतंत्र शब्द होता है, जब उस स्वतंत्र शब्द का प्रयोग वाक्य में कर लिया जाता है तो वह स्वतंत्र शब्द वाक्य में पद के नाम से जाना जाता है। पद जो है वह वाक्य में वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने में सहयोग करता है। यहाँ इस वाक्य में आप देखिए, वाक्य है राम घर जाता है। इसमें आप अगर हम इस वाक्य के स्वतंत्र शब्द देखें तो 3 शब्द हमें मिलेंगे, राम, घर और जाता है। और जब हमने तीनों ही शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर लिया तो यह अलग अलग पद कहलाएंगे। एक राम, दूसरा घर और तीसरा जाता है। तो इस प्रकार जब स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर लिया जाता है तो वह पद के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यह तो हुआ पद। अब हम जानेंगे पद परिचय किसे कहते हैं। पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्दों यानी पदों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। यानी जब सार्थक शब्दों का व्याकरणिक परिचय दिया जाता है, यानी जब किसी वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द यानी स्वतंत्र शब्द जो कि पद कहलाता है, उसका व्याकरणिक परिचय देना, अर्थात उसके बारे में बताना कि यह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, क्या है, इनके बारे में बताना, एक वचन है, पुल्लिंग है, कौन सा कारक है, यह सारी चीजें बताना, यह व्याकरणिक परिचय कहलाता है। जैसे देखिए, पद परिचय में उस शब्द के भेद के बारे में बताया जाता है, उपभेद के बारे में बताया जाता है, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। वह कहलाता है पद परिचय। यानी जो वाक्य में जो शब्द प्रयोग किया गया है, जो कि पद के नाम से जाना जा रहा है, उसका व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वयन कहलाता है। ठीक है साथियों, अब हम आज के इस वीडियो में संज्ञा शब्द का पद परिचय जानेंगे। तो उसके लिए हमें संज्ञा को जानना जरूरी है कि संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहा जाता है। जैसे गीता ने अयोध्या में रामायण पढ़कर सुख का अनुभव किया। यह जो एक वाक्य है, इसमें जो लाल रंग में आप जो शब्द देख पा रहे हैं, गीता, अयोध्या, रामायण और सुख, यहाँ पर गीता जो है किसी व्यक्ति विशेष को प्रदर्शित कर रही हैं, अयोध्या स्थान विशेष को, रामायण वस्तु विशेष को और सुख भाव विशेष को। अर्थात यह व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और स्थान और भाव के नाम का बोध कराने के कारण ये सारी क्या कहलाएंगी, संज्ञा कहलाएंगी। ठीक है, तो उसके आधार पर इस संज्ञा की परिभाषा होती है कि जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध होता हो यानी ज्ञान होता हो, उसे संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अब हम संज्ञा के प्रकारों को जानेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। संज्ञा के प्रकार, पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा दूसरी, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा।
साथियों, मुख्य रूप से संज्ञा के 3 प्रकार माने जाते हैं, जिनमें पहला व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक और तीसरी भाववाचक। कुछ विद्वान अंग्रेजी के अनुसार 2 और इसके भेद मानते हैं, जिनमें समूहवाचक और द्रव्यवाचक। आज की इस वीडियो में हम इन 5 ही प्रकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और इनका पद परिचय भी जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, दूसरा रामायण पवित्र ग्रंथ है, तीसरा उदाहरण मैं आगरा में रहता हूं। तो यहां आप देख पा रहे होंगे, जो राम है वह एक व्यक्ति का नाम है, रामायण जो है वह एक वस्तु का नाम है, और आगरा जो है वह एक स्थान का नाम है। इसके कारण यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यानी जहां पर किसी एक ही व्यक्ति के बारे में कहा गया हो, किसी एक ही वस्तु के बारे में बताया गया हो, या किसी एक स्थान के बारे में कहा गया हो, या उसका नाम हो, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है। दूसरी देखिए, दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा है कि जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो या पूरे वर्ग का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति जा रहे हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, राम गांव गया है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वह पूरी प्राणी की जाति का बोध करवाता है, पुस्तक जो है वह वस्तु की पूरी जाति का बोध करवाती हैं, और गांव जो है वह स्थान की पूरी जाति का बोध कराने के कारण यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। अर्थात यह जो लाल रंग में जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, व्यक्ति, पुस्तक और गांव, यह जातिवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी, क्योंकि यह पूरी जाति का बोध करवाती हैं, न कि किसी एक व्यक्ति विशेष का, जो कि एक नाम है। ठीक है। तीसरा देखिए, भाववाचक संज्ञा। परिभाषा, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता, इन्हें केवल इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। यानी जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वह भाव लिए हुए होती हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल अपनी इंद्रियों के माध्यम से उन्हें अनुभव किया जा सकता है। जैसे हर किसी पर दया करनी चाहिए, बचपन बड़ा प्यारा होता है, आपस में मिठास होनी चाहिए, गरीबी में जीना दुष्कर है। तो यहाँ पर जो लाल रंग के जो शब्द हैं, दया भाव का बोध करवाती हैं, बचपन अवस्था बताता है, मिठास गुण है, और गरीबी दशा है। तो इसका बोध करवाने वाले शब्द भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आएंगी। यानी इनको, दया को हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, बचपन को भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मिठास को भी हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, और गरीबी को भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बल्कि इनको महसूस किया जा सकता है अपनी इंद्रियों के माध्यम से, जिसके कारण यह भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है साथियों, तो अभी तक हमने 3 संज्ञाओं के बारे में पढ़ लिया है, जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, यह 3 संज्ञाएं मुख्य मानी जाती हैं। उनके अलावा विद्वानों ने जो 2 और प्रकार बनाए हैं वह जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत मुख्य रूप से माने जाते हैं, फिर भी हम उन्हें अलग करके पढ़ेंगे। देखिए, अगला प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध हो, यानी किसी ग्रुप का बोध हो, किसी दल का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
आज कक्षा में छात्र कम हैं। सेना ताकतवर होती है। भीड़ ने राहुल को पीटा। यहाँ राहुल को है, भीड़ ने राहुल को पीटा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कक्षा है वह किसी समूह का बोध करवाती हैं, किसी ग्रुप का बोध करवाती हैं। सेना यह भी एक ग्रुप, एक समूह का बोध करवाते हैं, और भीड़ जो है वह भी एक समूह का बोध करवाने के कारण ये सारी समूहवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। यानी कक्षा, सेना, भीड़ ये एक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। हालांकि कक्षा भी पूरी एक जाति का बोध करवाती हैं, पर यह एक समूह का बोध करवाने के कारण विद्वानों ने इसे जातिवाचक संज्ञा से अलग करके एक समूहवाचक संज्ञा नाम दे दिया गया और इसका प्रकार अलग कर दिया गया। तो जहां पर भी आपको लगे कि समूह का बोध करवाया जा रहा है, जैसे कक्षा है, सेना है, भीड़ है, झुंड है, ये सारे एक समूह, एक भीड़, एक दल का बोध करवाते हैं, जिसके कारण ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ यानी लिक्विड पदार्थ या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, केवल नापा तोला ही जा सकता है। यानी यह संज्ञाएं भी जातिवाचक संज्ञाओं की श्रेणी में आती हैं, लेकिन इन संज्ञा थोड़ी सी अलग होने के कारण इनको अलग प्रकार दे दिया गया। ये संज्ञाएं द्रव्य पदार्थ में होंगी या धातु होंगी, इन्हें हम गिन नहीं सकते, यानी काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल हैं, और उसके अलावा इन्हें नापा और तोला ही जा सकता है। जैसे देखिए, पानी पूरी जाति का बोध करवाता है, परंतु यहाँ पर पानी एक लिक्विड है, एक द्रव्य पदार्थ है, जिसे हम केवल नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। सोना एक गोल्ड जो एक धातु है, इसे भी नापा या तोला ही जाता है, और अनाज इसे भी हम नापते और तोलते हैं, इसे भी गिन नहीं सकते हैं, जिसके कारण यह द्रव्यवाचक संज्ञाओं की श्रेणी में आएंगी। अतः जो इन वाक्यों में आप लाल रंग के शब्द देख पा रहे हैं, पानी, सोना और अनाज, यह सारी द्रव्यवाचक संज्ञाओं की श्रेणी में आएंगे। ठीक है साथियों, तो यह हमने संज्ञा के पांचों भेद पढ़ लिए हैं, जिनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम आज की इस वीडियो में संज्ञा शब्द का पद परिचय जानेंगे, जिनमें यह पांचों ही प्रकार जो हैं आएंगे। तो देखिए साथियों, संज्ञा शब्द का पद परिचय सबसे महत्वपूर्ण है। संज्ञा शब्द का पद परिचय हम किस प्रकार करेंगे, उसके लिए किसी भी संज्ञा पद के पद परिचय हेतु निम्न 5 बातें बतानी होती हैं। यानी अगर हम वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा पद का पद परिचय देना चाहते हैं, तो हमें इन 5 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले संज्ञा का प्रकार। तो संज्ञा का प्रकार जो हमने 5 प्रकार जाने हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये 5 प्रकारों में से कौन सा प्रकार है वह लिखना होगा। दूसरा आता है लिंग, यानी कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तीसरा आता है वचन, अर्थात एक वचन है या बहुवचन है। चौथा आता है कारक, यानी जो 8 कारक होते हैं, जिनमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इन 8 कारकों में से कौन सा कारक है वह भी बताना है, और अंतिम जो हमें बताना है वह है क्रिया के साथ संबंध, यानी क्रिया का उस पद से क्या संबंध है उसके बारे में बताना है। और इसके लिए संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जा सकता है, यानी जो कारक होगा उस पद का वही क्रिया के साथ संबंध भी होगा। यदि संज्ञा शब्द कर्ता कारक है तो लिखेंगे अमुक क्रिया का कर्ता,
या करने वाला, तथा कर्म कारक हैं तो उल्लेख करेंगे अमुक क्रिया का कर्म। इसे हम अभी विस्तार पूर्वक आगे जानेंगे। तो ये 5 बातें हमें संज्ञा शब्द का पद परिचय करते समय ध्यान में रखनी है। पहला, हमें संज्ञा का प्रकार बताना है जो कि 5 प्रकार की होती हैं। दूसरा, हमें लिंग बताना है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तीसरा, वचन बताना है, एक वचन है या बहुवचन है। चौथा, कारक बताना है, जो ये 8 कारक हैं उनमें से आपको एक कारक बताना होगा। और क्रिया के साथ संबंध क्या है वह भी हमें बताना है। तो आइए अब हम संज्ञा पद का पद परिचय जानते हैं। पहले पहला हम लेते हैं। उदाहरण यहाँ पर दे रखा है कि मनोहर पुस्तक पढ़ता है। साथियों, इस वाक्य में जो है 2 संज्ञाएं हैं। पहली है मनोहर और दूसरी है पुस्तक, यानी 2 संज्ञाएं यहाँ पर दे रखी हैं। अब हम इन संज्ञाओं का पद परिचय जानेंगे। पद परिचय करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि पद परिचय के लिए हमें कौन कौन सी बातें बतानी होंगी, जो अभी हमने पीछे पढ़ी हैं। तो यह वापस आपके सामने यहाँ पर है। पहले हमें बताना है संज्ञा का प्रकार, इनमें से कौन सा है। दूसरा, हमें लिंग बताना है, कौन सा है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। फिर वचन बताना है, एक वचन, बहुवचन। फिर हमें कारक बताना है और अंत में क्रिया के साथ उसका संबंध बताना है। तो पहले हम मनोहर जो शब्द है, जो पद है, उसका पद परिचय देखते हैं। तो देखिए, मनोहर ये जो शब्द है, जो पद है इस वाक्य में, उसका पद परिचय इस प्रकार होगा। मनोहर किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम होने के कारण यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हमें बताना है लिंग, लिंग कौन सा है, मनोहर चूंकि पुरुष है तो पुल्लिंग। वचन, मनोहर एक ही है तो वचन होगा एक वचन। फिर कारक बताना है तो कर्ता कारक, चूंकि यहाँ पर मनोहर कर्ता है, यानी कौन पढ़ता है, तो उत्तर मिलता है मनोहर पढ़ता है, और मनोहर ही जो है क्रिया को करने वाला है, जिसके कारण यह कर्ता कारक होगा, तो कर्ता कारक। अब क्रिया के साथ संबंध बताना है, तो क्रिया हमारी है पढ़ता है। तो क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए हम क्रिया को इन्वर्टेड कोमा में ले लेंगे और कहेंगे कि पढ़ता है जो क्रिया है उसका कर्ता है मनोहर, यानी पढ़ता है क्रिया का कर्ता है। जो यह पद है मनोहर, वह पढ़ता है क्रिया का कर्ता है, और यह कर्ता किसके कारण हुआ, यहाँ कारक के अनुसार ही वह इसका कर्ता हुआ। ठीक है साथियों, तो यह मनोहर पद का पद परिचय हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हमें पहले संज्ञा का प्रकार बताया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर इसका लिंग बताया, पुल्लिंग, फिर हमने वचन बताया, एक वचन, फिर कारक बताया, कर्ता कारक, फिर हमने क्रिया के साथ उसका संबंध बताया। तो पढ़ता है जो क्रिया है, उस क्रिया का यह कर्ता है। ठीक है, अब जो दूसरा पद है वाक्य में पुस्तक, उसका पद परिचय हम देखते हैं। तो देखिए, दूसरा जो वाक्य पद है पुस्तक। अब पुस्तक क्या है, पूरी जाति का बोध करवाती हैं, अतः संज्ञा का प्रकार कौन सा होगा, जातिवाचक संज्ञा। लिंग कौन सा होगा, स्त्रीलिंग। वचन कौन सा होगा, एक वचन। कारक कौन सा होगा, कर्म कारक, यानी क्या पढ़ता है, तो उत्तर मिलता है कि पुस्तक पढ़ता है। अगर इसी वाक्य को हम भूतकाल में बदल दें तो हमें कर्म का जो है चिन्ह पता चल जाएगा। जैसे मनोहर ने पुस्तक को पढ़ा, यानी यहाँ पर जो कर्ता ने कर्म को, जो को विभक्ति आई है कर्म कारक की, इसके आधार पर यहाँ पर कर्म कारक होगा। क्योंकि इसमें नहीं है, जब हम भूतकाल में बदलेंगे तब वह दिखाई देगी। तो कर्म कारक इसमें हुआ, और जो क्रिया है उसका इस पद से क्या संबंध है, यानी पुस्तक से क्या संबंध है, तो पढ़ता है क्रिया का यह कर्म है, जो कि कर्म कारक है, वह क्रिया का कर्म है। ठीक है, ठीक है साथियों, अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, राकेश इस दुख को नहीं सह सकेगा। इसमें भी 2 जो है संज्ञाएं हैं, राकेश और दुख को। तो इनका हम पद परिचय करते हैं, और उसके लिए हमें कौन कौन सी बातें बतानी हैं, यह आपके सामने है।
पहले संज्ञा का प्रकार बताना है, फिर लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक बताना है और क्रिया के साथ संबंध बताना है। तो देखिए, सबसे पहले राकेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। राकेश है चूंकि पुल्लिंग है, एक वचन है। कर्ता कारक है यानी कार्य करने वाला राकेश ही है। सह सकेगा जो क्रिया है उस क्रिया का यह कर्ता है। ठीक है, अब हम दुख को इसका बताएंगे। तो दुख को हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण यह संज्ञा के प्रकारों में भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दूसरा पुल्लिंग है, तीसरा एक वचन है और कर्म कारक है। चूंकि यहाँ पर को विभक्ति लगी हुई है, को साथ में ही है, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म कारक हुआ। सह सकेगा क्रिया का कर्म है। ठीक है साथियों, यह दूसरा उदाहरण हुआ। अब तीसरा देखिए, तीसरा उदाहरण है दोनों सेनाएं परस्पर लड़ रही हैं। इसमें जो सेनाएं जो शब्द हैं वह संज्ञा है। एक ही संज्ञा इस वाक्य में है, सेनाएं। अब हम सेनाओं का पद परिचय देखेंगे और उसके लिए ये 5 बातें हमें बतानी होगी। संज्ञा का प्रकार, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। तो देखिए, सेनाएं सबसे पहले कौन सी संज्ञा है? अब सेनाएं हैं चूंकि, तो यह पूरे समूह का बोध करवा रही हैं, तो संज्ञा का प्रकार होगा समूहवाचक संज्ञा। दूसरा, लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग होगा क्योंकि सेनाएं हैं, स्त्रीलिंग है। वचन कौन सा होगा? बहुवचन होगा क्योंकि सेनाएं यानी अधिक मात्रा में है, तो बहुवचन। कर्ता कारक, दोनों सेनाएं परस्पर लड़ रही हैं, तो सेनाओं के बारे में कहा जा रहा है, तो कर्ता कारक हुआ। और लड़ रही हैं क्रिया का यह कर्ता होंगी। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार हमने इन 5 के माध्यम से इसका पद परिचय भी जान लिया। अंतिम एक और उदाहरण देख लीजिए। रमेश पानी से खेलता है। तो यहाँ पर रमेश भी संज्ञा है और पानी से यह भी एक संज्ञा है, यानी इस वाक्य में 2 संज्ञाएं हैं। हम इन दोनों ही संज्ञाओं का पद परिचय जानेंगे। तो पद परिचय जो हमें 5 बातें जो बतानी है, उनमें संज्ञा का प्रकार बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक बताना है और क्रिया के साथ उसका संबंध भी बताना है। तो देखिए, सबसे पहले रमेश। रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि व्यक्ति का नाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है यानी रमेश के बारे में कहा जा रहा है, कर्ता कारक है। और खेलता है जो क्रिया है उस क्रिया का यह कर्ता है। यानी पहले संज्ञा का प्रकार बता दिया, फिर लिंग बता दिया, फिर वचन बता दिया, फिर कारक बता दिया और क्रिया के साथ उसका संबंध भी बता दिया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, पानी से। तो जो पानी से जो शब्द है वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है क्योंकि यह एक द्रव्य पदार्थ है जिसे केवल हम माप और तोल ही सकते हैं, तो संज्ञा के प्रकारों में यह द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। लिंग पुल्लिंग है, पानी पिया जाता है, पुल्लिंग है, एक वचन है। करण कारक यानी कर्ता ने कर्म को करण से, यानी जो से विभक्ति होती है वह करण की विभक्ति है। तो यहाँ पर पानी से जो शब्द है विभक्ति लगी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर करण कारक होगा। और जो क्रिया है खेलता है उस क्रिया का यह करण है यानी करण कारक है। ठीक है, तो उसके प्रकार यह उदाहरण भी पूर्ण हुआ। तो इस प्रकार हम जो है संज्ञा पद का पद परिचय कर सकते हैं। आपको 5 बातें याद रखनी है। एक, संज्ञा का प्रकार आपको याद होना चाहिए, लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक बताना है और क्रिया के साथ उसका संबंध बताना है जिसका हम परिचय कर रहे हैं। ठीक है साथियों, अब हम कुछ उदाहरण और देख लेते हैं जो आपको ही देखने हैं, अर्थात आपको ही करना है। अन्य उदाहरणों में रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। यानी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको एक वाक्य देंगे। जैसे देखिए, यह वाक्य है, पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे हैं। तो इसमें जो रेखांकित पद है अर्थात पेड़ों से,
इसका आपको पद परिचय देना है, अर्थात बताना है कि यह कौन सी संज्ञा है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, इसमें कौन सा कारक है, और जो क्रिया है जड़ने लगे हैं उसका इस पद से क्या संबंध है। ठीक है। दूसरा है राम कक्षा में बैठा है, तो कक्षा में इसका आपको पद परिचय बताना है। तीसरा हिमालय बर्फ से ढका है, तो हिमालय और बर्फ से, यह इसमें दो संज्ञाएं हैं, एक तो हिमालय और दूसरी बर्फ से, तो इन दोनों का ही आपको पद परिचय बताना है। अगला है वह विश्वास के योग्य नहीं है, तो विश्वास के इस पद का भी आपको पद परिचय बताना है। और अंतिम है रोहित दूध पी रहा है, तो दूध कौन सी संज्ञा है, कौन सा कारक है, कौन सा लिंग है, वचन है, और क्रिया के साथ क्या संबंध है, वह भी आपको बताना है। आप इन पांचों उदाहरणों के पद परिचय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को बनाने के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों और इंटरनेट का भी इस्तेमाल किया गया है, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को बड़े मनोयोग पूर्वक सुना और देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।